दोस्तों मार्च के अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने की कीमत 12% से गिरी डॉलर टर्म्स में। फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स पे एकदम ब्रेकिंग न्यूज की तरह आता था, गोल्ड करेक्ट शार्पली, हर दिन ये न्यूज आ रही थी। आखिर जंग ही इतनी बड़ी चल रही है, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा है। और फिर आपने अपने मोहल्ले के ज्वेलर के पास जाने का फैसला किया कि यार जब इतना रेट गिर गया है थोड़ा सा खरीद लेते हैं। फिर वहां पे जब आप जाते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि यार रेट उतना तो नहीं गिरा है। आप कहते हैं इंटरनेशनली तो प्राइस इतना गिरा था, इतना परसेंटेज यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। और सामने वो जो ज्वेलर वाला बैठा है वो गहरी सांस लेता है और कहता है मैम डॉलर का रेट भी तो देखो और रुपए का रेट भी देखो, दोनों में अलग अलग फर्क है। और इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, जीएसटी होता है, सारी चीजें आ जाती हैं। और अब हम खड़े खड़े सोचते हैं कि यार मतलब बात तो सही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये जो कंफ्यूजन है ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है प्राइस का, ये एक सवाल है। ये कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी, बहुत डिस्कम्फर्टिंग रियलिटी का एंट्री पॉइंट है। और वही रियलिटी आपकी सेविंग्स, आपके घर का गोल्ड और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर सबको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, चाहे आप सोना खरीदें या ना खरीदें। देखो एक डेटा पॉइंट है जो कि हर कोई हाईलाइट ही नहीं करता है। जब मार्च 2026 में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस 12% गिरे, तभी इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट लगभग 4 to 5% की डिप्रिसिएशन हुई थी। इसका मतलब अगर आप इंडिया में थे तो अगर नंबर टू नंबर देखें, आपका एक्चुअल डोमेस्टिक प्राइस सोने का सिर्फ 8% गिरा। बाकी जो 4% का नुकसान था वो रुपी इतना ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ कि उसने ही एब्जॉर्ब कर लिया। ये मैकेनिज्म एक बिल्ट इन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और ये हमेशा से ऐसे करते आया है। जब जब गोल्ड का रेट अगर डिवैल्यू हुआ है और रुपी उससे भी ज्यादा तेजी से डिवैल्यू हुआ है। मुझे भी ये चीज समझने में थोड़ा सा समय लगा था कि कैसे रुपी की स्ट्रक्चरल डिप्रिसिएशन गोल्ड के डाउनसाइड को मैकेनिकली लिमिट कर सकती है। और एक एलबीएमए रिपोर्ट में एक लाइन थी जो कि बिल्कुल अब इग्नोर नहीं करी जा सकती। मार्च 2026 में इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका इंटरनेशनल बेंचमार्क से अगर कंपैरिजन करोगे तो फर्क था $46 पर आउंस ऑफ गोल्ड का। इतना बड़ा डिस्काउंट चल रहा था। अप्रैल आने पे वो डिस्काउंट $8 पे आ गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से कार्गो फ्लाइट पे रेस्ट्रिक्शंस थे, फिजिकल सप्लाई टाइट हो गई थी और डोमेस्टिक प्रीमियम थे, सब कुछ कंप्रेस होने लग गया था। तो ग्लोबली प्राइस गिरने लग गए और इंडिया में सप्लाई टाइटनेस की वजह से प्राइस एलिवेटेड ही रहे। ओवरऑल अगर आप सोचो ये एक पैराडॉक्स है, ग्लोबल करेक्शन, इंडियन रेजिलियंस। ये मैकेनिज्म क्या कमाल का है ना। लेकिन इस मैकेनिज्म के पीछे एक और बहुत गहरा लेयर है, एक लेयर जो कि 2022 में सेट हुई थी। रशिया यूक्रेन का वॉर जब शुरू हुआ था उसके बाद G7 कंट्रीज ने मिलकर कुछ किया जो कि ग्लोबल फाइनेंस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। उन्होंने रशिया के $280 बिलियन के फॉरेन एसेट्स को फ्रीज कर दिया था एक ही रात में, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी भी क्लियर इंटरनेशनल लीगल प्रोसेस के। और वो जो $280 बिलियन था उसमें से $75 बिलियन सिर्फ और सिर्फ रशिया का सोवरेन गोल्ड था, रिजर्व्स जो रशिया ने ट्रस्ट के साथ इंटरनेशनल कस्टोडियंस के पास रखा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा था, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास रखा था, और जो एक ही रात में इनएक्सेसिबल हो गया था। ये कोई ऑर्डिनरी साइंसेस नहीं थे, ये एक वेपन था। और इस वेपन का यूज होता देख करके दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने एक ही लेसन सीखा। अब सोचो अगर तुम इंडिया के रिजर्व बैंक के गवर्नर हो और तुम्हें खबर मिलती है तुम्हारे पास भी गोल्ड है जो कि लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की वॉल्ट में रखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये, लेकिन ये जो ट्रस्टेड सिस्टम है सब कंट्रीज यही करते आ रहे हैं इसके साथ में। अब ये प्रेसिडेंट सेट हो गया है, सोवरेन गोल्ड एक रात में फ्रीज किया जा सकता है। अब अगर आप यही बात आरबीआई गवर्नर की नजर से सोचो, आपको क्या मैसेज मिलता है कि अगर तुम्हारे पास सोना फिजिकली नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है कि जरूरत के समय आपके पास सोना होगा या नहीं होगा। और आरबीआई ने एग्जैक्टली वही किया जो कि नेचुरली ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए। उन्होंने 576 टन सोना फिजिकली वापस इंडिया में मंगाया और सितंबर 2025 तक आरबीआई का 65% से ज्यादा सोना इंडिया में डोमेस्टिकली स्टोर हो चुका था। इन 2022 ये सिर्फ 38% था। बहुत बड़ा चेंज आया ये। एक सेकंड के लिए जरा रुको, सोचो ये नंबर इतना बड़ा है, लेकिन इसका रियल सिग्निफिकेंस नंबर से नहीं आता है। जब एक आम आदमी अपना सोना घर में रखता है, लॉकर में, स्टील की अलमारी में या गद्दे के नीचे, हम कहते हैं ये तो ओल्ड स्कूल सोच है। लेकिन जब इंडिया का सेंट्रल बैंक, एक सोवरेन मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, अपना सोना एक ट्रस्टेड इंटरनेशनल कस्टोडियन से वापस लेकर के अपनी जमीन पे लाता है, तो वो एक चीज कह रहा है कि सोना अपने घर ही अच्छा है। और इस सोच में आरबीआई अकेला नहीं है। पोलैंड, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया खुद, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब के सब कंटिन्यूअसली सोना खरीद भी रहे हैं और कहीं बाहर रखा है तो उसे वापस भी लेके आ रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का सर्वे ये कहता है कि 43% सेंट्रल बैंक्स 2026 में और गोल्ड खरीदने की प्लानिंग में है और 0 सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, सिवाय रशिया के। रशिया ने भी जो किया वो बंद हो चुका है, खाली जनवरी में थोड़ा सा दिखा गया था। मतलब क्या हुआ, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा सोना हर साल बाय किया है 2022 के बाद से, बिना एक भी साल स्किप किए। और ये इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन एक वेरी स्पेसिफिक इकोनॉमिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। सेंट्रल बैंक्स रिटेल मार्केट से कंपीट नहीं करते, वो मार्केट का एक हिस्सा परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो गोल्ड ओपन मार्केट में कभी आया ही नहीं वो स्ट्रक्चरली लिमिट हो जाता है।
और जब ये सप्लाई स्ट्रक्चरली लिमिट हो जाती है तो प्राइस का फ्लोर परमानेंटली ऊपर शिफ्ट होने लग जाता है। और ये वो फ्लोर है जो कि 1.5 लाख का जो गोल्ड का प्राइस हो गया है उसे वापस 50,000 की तरफ आने में बार बार रुकावट देता है, सपोर्ट देता है कि बॉस नीचे नहीं जाना है, हमें यहाँ टिक के रहना है। और इस फ्लोर की असली रियलिटी अक्षय तृतीया के दिन अभी कुछ ही दिनों पहले हमें देखने को मिली। 20,000 करोड़ का ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स का ट्रेड हुआ, सबसे बड़ा अक्षय तृतीया एवर। वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स कि बॉस ऐसा कुछ देखा ही नहीं गया, लेकिन फिजिकल वॉल्यूम सिर्फ 10 टन सोना पूरी इंडिया में 2 से 4 लाख ज्वेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो तो बॉस घुमा फिरा के 25 ग्राम पर शॉप आता है। ये बहुत छोटा नंबर है, सिर्फ 25 ग्राम पर ज्वेलर। इसका मतलब क्या होता है सोचो जरा। कंज्यूमर आ रहा था, बजट था, लेकिन अफोर्डेबल वेट नहीं था। 22 कैरेट की जगह उसने 18 कैरेट का सोना लिया, हैवी डिजाइन की जगह उसने लाइट वेट के हॉलो पीसेस लिए। स्पेंड बंद नहीं हुआ है, लेकिन साइज कंप्रेस हो गया है, स्पेंडिंग चेंज हो गई है। और यहाँ देखो एक चीज मैं बिल्कुल सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, जो फैमिलीज अभी 1.5 लाख की प्राइस देख करके गोल्ड को छोड़ रही हैं कि यार एफडी में डाल देते हैं, मैं मानता हूँ कि यार वो लोग लॉन्ग रन में स्ट्रक्चरल मिस्टेक कर सकती हैं। मैं नहीं कह रहा कि कर रही हैं, बट पॉसिबल है। देखो कुछ लोग यहाँ डिसएग्री कर सकते हैं, कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, सोना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब तो हम में से किसी को भी नहीं पता है। बट अगर मेरे को आपको एक बात समझानी है तो मैं आपको वापस शुरुआत पे लेके जाऊंगा, जहां मैंने आपको एक बात बताई कि इंटरनेशनल प्राइस 12% गिरे, लेकिन इंडिया में अगर दुकानों पे देखते तो प्राइस उतना ज्यादा नहीं गिरा था। जवाब इसका आपको 3 हिस्सों में मिल जाता है। नंबर 1, रुपी 4% डिप्रिशिएट हुआ और डोमेस्टिक प्राइस कुशन हो गई। नंबर 2, फिजिकल सप्लाई टाइट थी, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डोमेस्टिक प्रीमियम कंप्रेस नहीं हुआ इसी कारण से। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये, सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली इनपेनिट्रेबल इंस्टीट्यूशनल फ्लोर बना के बैठे हैं परमानेंटली, एटलीस्ट अभी के लिए तो। और यही रीजन है कि अलग अलग ग्लोबल बॉडीज, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो या कोई भी हो, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सोने का प्राइस 2026 के एंड तक एनीवेयर बिटवीन $5,000 to $8,000 तक हो सकता है। $8,000 पर आउंस, भाई साहब ये बहुत बड़ा नंबर है। डोमेस्टिक एनालिस्ट की भी अगर माने तो एक्सिस सिक्योरिटीज या फिर ऑगमेंट की अगर बात करें 1.75 लाख से 2 लाख के बीच में पर 10 ग्राम्स दिसंबर का टारगेट ये लोग दे रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली भी एक बात बहुत क्लियरली कह रहा है कि बहुत शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगे जाएंगे, हेज फंड लेकिन अपने पोजीशंस को अनवाइंड करते रहेंगे, फेड भी हॉकिश हो सकता है, लेकिन वो सब टेम्परेरी डिप ही क्रिएट कर पाएंगे, स्ट्रक्चरल रिवर्सल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हकीकत क्या होगी देखने पे पता चलेगा, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि बॉस ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण सोने का रेट ऊपर नीचे भी होता है और हर देश में ऊपर नीचे का जो नंबर है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। पर हाँ, एक टेक अवे जरूर है यहाँ पे, रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी एक लेसन बन चुका है, जो सेंट्रल बैंक्स ने सीख लिया है, वो अनसीखना पॉसिबल नहीं है। 1.5 लाख का जो गोल्ड प्राइस है उसके लिए सेंट्रल बैंक्स ने बहुत बड़ा एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। ये एक नए फ्रैक्चरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में सेट हुआ नया स्ट्रक्चरल फ्लोर है। लेकिन हाँ, एक सवाल अभी बाकी रह गया है और वो ज्यादा प्रैक्टिकल है कि यार अगर ये सच है तो खरीदे कैसे? फिजिकल ज्वेलरी में लें, डिजिटल गोल्ड लें या किसी और फॉर्मेट में जैसे गोल्ड ETFs या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लें? वेल, इन चारों में से एक चीज 2026 के बजट के बाद से पूरी तरह से चेंज हो गई है। SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो एक वक्त में इंडिया का मैथमेटिकली अनबीटेबल गोल्ड इन्वेस्टमेंट था, वो साइलेंटली अब न्यूट्रलाइज हो गया है। और जो इन्वेस्टर्स भी इस सेकेंडरी मार्केट में SGB खरीद रहे हैं उन्हें पता है कि उनका टैक्स कैलकुलस कंप्लीटली बदल चुका है। वो कहानी और वो वार्निंग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसके ऊपर पूरा डिटेल डीप डाइव करेंगे। तब तक के लिए मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और साथ में वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे भी दबा देना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।